हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 30 नवंबर की क्लास। एडिटोरियल जो हमने लिया है उसका टाइटल है ट्रांसफर्स अनएक्सप्लेन्ड। ट्रांसफर्स स्थानांतरण को बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड मतलब जो स्थानांतरण हो रहे हैं उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उनके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स है बहुत सारे कि ये ट्रांसफ़र इस तरह से कैसे किए जा रहे हैं, ये नियुक्ति ऐसे कैसे हुई है, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये इसका मतलब है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं इसको। द कॉमन क्रिटिसिज्म, जो एक सामान्य आलोचना का विषय है, दैट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। अब इस सिस्टम को समझें ये क्या है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब मान लीजिए जजेस की नियुक्ति करनी है तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आ जाएंगे और साथ में उनके साथ कुछ और वरिष्ठ जजेस हैं वो मिलकर वो नियुक्ति करेंगे। इसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में सीनियर जो जजेस हैं वो मिलकर नियुक्तियां करते हैं कोर्ट्स के अंदर जजेस की, उनको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन क्रिटिसिज्म, एक सामान्य आलोचना का विषय क्या है कि जो कॉलेजियम सिस्टम की फंक्शनिंग है कि ये कैसे काम करता है ये सिस्टम, और ये सिस्टम किससे संबंधित है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट से, न्यायिक नियुक्तियों से। तो ये जो इज ओपेक, ये बिल्कुल अपारदर्शी है। ओपेक जो होता है इसका मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें एकदम क्लैरिटी हो, और जहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं हम क्या, ओपेक। तो ये ओपेक है एंड समटाइम्स, और कई बार आर्बिट्रेरी भी है। आर्बिट्रेरी क्या होता है, ये विलफुल होता है। इसका मतलब है विलफुल, स्वेच्छाचारी, मतलब मनमाने ढंग से कोई चीज़ की जाए। डिस्क्रेशनरी भी कहते हैं इसका सिनोनिम, डिस्क्रेशनरी भी होता है, तो इसको आप डिस्क्रेशनरी भी कह सकते हैं। स्वैच्छिक कह दीजिए, मनमाने तरीके से कह दीजिए, वो होता है डिस्क्रेशनरी। ये कई बार डिस्क्रेशनरी होता है, कई बार मनमाने तरीके से होता है। सीम्स टू होल्ड ग्रेटर वैलिडिटी, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, सार्थकता है, वैलिडिटी है। इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ जजेस, किस मामले में, जजेस के ट्रांसफर्स के मामले में, और कहाँ से कहाँ तक, किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अगर देखेंगे तो फंक्शनिंग की वर्ब है वो इज है, और इस क्रिटिसिज्म की जो वर्ब है वो आपको दे रखी है कहाँ पे, ये सीम्स। एक बार फिर समझिए, जो कॉमन क्रिटिसिज्म है एक सामान्य आलोचना है, किस चीज़ को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम की फंक्शनिंग को लेकर कि कैसे ये कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, इसको लेकर एक सामान्य आलोचना। ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज ओपेक। अब ये फंक्शनिंग जो है उसके लेकर का कि जो फंक्शनिंग होती है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, नियुक्तियां जो होती हैं कोर्ट्स के अंदर जजेस की, वो ओपेक है, अपारदर्शी है, इसमें क्लैरिटी नहीं होती है। और ये जो आलोचना है, और ये एक बात और कह रहा है कि कई बार ये जो नियुक्तियां होती हैं वो आर्बिट्रेरी भी होती है, मनमाने तरीके से भी होती है। और ये जो आलोचना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वैलिडिटी है, कहीं ज़्यादा मतलब इसमें सार्थकता है। अगर हम बात करते हैं जजेस के ट्रांसफर्स की, कहाँ से कहाँ, एक मतलब हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, अ रिसेंट राउंड ऑफ ट्रांसफर्स, हाल ही में एक जो दौर आया है ट्रांसफ़र का, अमंग द डजन्स, उन दर्जनों में ट्रांसफर्स में से, कौन से दर्जनों ट्रांसफ़र, दैट आ रहा है डजन्स के लिए, वो ट्रांसफ़र जिनको इफेक्ट किया गया है। याद रखिएगा कि इफेक्ट जब वर्ब होती है, इफेक्ट वैसे नाउन हो तो इम्पैक्ट होता है इसका मतलब, जब इफेक्ट वर्ब हो तो इसका मतलब होता है कोज या ब्रिंग अबाउट। ये इसका मतलब है जब ये वर्ब के रूप में काम करता है, कोज या ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनना, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्ट। किसी भी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। तो क्या कह रहा है कि ये जो डजन्स ऑफ ट्रांसफर्स हैं जो कि इफेक्ट किए गए या फिर जो कि किए गए पिछले कुछ सालों में, हैज़ ब्रॉट द कंट्रोवर्शियल इशू टू द फोर अगेन, इसने ये जो विवादास्पद मुद्दा है इसको फिर से हाईलाइट कर दिया है। टू द फोर का मतलब होता है टू मेक प्रोमिनेंट या टू बिकम प्रोमिनेंट, टू बी, टू बिकम प्रोमिनेंट। कोई चीज़ प्रमुख हो जाना, कोई चीज़ महत्वपूर्ण बन जाना, उसे कहते हैं टू द फोर। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका अ रिसेंट राउंड, इसकी वर्ब है वो हैज़ ब्रॉट है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट है, उसका एंटेसिडेंट डजन्स है, उसकी वर्ब हैव बीन इफेक्टेड है। और हैव बीन इफेक्टेड स्ट्रक्चर अगर बात करें तो पैसिव वॉइस है, क्योंकि बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हाल ही का जो एक दौर आया है ट्रांसफर्स का, जिसमें दर्जनों वो ट्रांसफर शामिल हैं जो कि पिछले कुछ सालों में हुए हैं,
ये जो दौर है, ये जो राउंड है, ये इस विवादास्पद मुद्दे को एक बार फिर से इसने प्रमुख बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो इस स्लाइड में आपने देखा आर्बिट्रेरी का मीनिंग और टू द फोर का मीनिंग, बाकी सब्जेक्ट वह हमने देखे। और एक बात काम की ये कह सकते हो आप कि जब इन के साथ द लास्ट दे रखा हो, एक तो होता है सीधा लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ऐसा कुछ, तब तो आप लगाते हैं पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट या सेकंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप इन लगा देते हैं लास्ट से पहले, इन द लास्ट 4 ईयर्स, इन द लास्ट 3 मंथ्स, ऐसा करके, तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। इसी कारण से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इफेक्ट यहाँ पे क्रिया है, इसका मतलब कोज या ब्रिंग अबाउट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लिस्ट इंक्लूडेड। अब ये जो लिस्ट है ट्रांसफर की, उसमें इंक्लूडेड, उसमें शामिल थे, ठीक है। ये इसकी वर्ब है। 3 जजेस फ्रॉम द तेलंगाना हाई कोर्ट एंड 2 ईच फ्रॉम द मद्रास एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ से जजेस शामिल थे इस लिस्ट में, ट्रांसफर लिस्ट की बात कर रहा है। इस लिस्ट में इंक्लूड थे कौन कौन? 3 जजेस तो थे तेलंगाना हाई कोर्ट से, और 2-2 जजेस, 2 ईच का मतलब है मद्रास हाई कोर्ट से भी 2 और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से भी 2 जज। इसमें कुछ खास बात नहीं थी, सब्जेक्ट वो हमने देख लिया। कंस्पिकसली क्या होता है? तो कॉन्स्पिकस एक एडजेक्टिव है, कंस्पिकस एक एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है इसमें, और इसका मतलब होता है क्लियर या एविडेंट। क्लियर या फिर कहेंगे एविडेंट, मतलब स्पष्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का मतलब क्या है? स्पष्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कॉन्स्पिकसली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, एब्सेंट वॉज द नेम, नाम जो अनुपस्थित था इसमें, नेम की वर्ब है वॉज, वो नाम था निखिल एस कैरियल का। ये कौन है? ये गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका प्रस्तावित ट्रांसफर, इसकी वर्ब है वॉज, स्ट्रांगली अपोज्ड, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। किसके द्वारा? बार के द्वारा। बार क्या होता है? ये वकीलों का जो समूह होता है ना, उसके लिए बार यूज किया गया है। इन दैट स्टेट, किस राज्य में? गुजरात की बात है तो गुजरात की बात ही यहाँ पे करेगा। ये तो हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ने पर हम क्या बनाते हैं? एडवर्ब। याद रखिएगा, व्हेनेवर यू प्लेस ly विद एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस ly जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें नेम है, इसकी वर्ब तो वॉज है। सब्जेक्ट है ट्रांसफर, तो वर्ब है वॉज अपोज्ड। स्ट्रांगली यहाँ पे एडवर्ब है, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो कह रहा है बड़ा ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पे एक नाम, जो बहुत ही प्रमुख बात थी, जो यह ध्यान देने योग्य बात थी, वो था कि एक नाम यहाँ पे नहीं मिला था इस ट्रांसफर लिस्ट में। वो नाम था निखिल एस कैरियल का। ये गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका प्रस्तावित जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर यहाँ पे नाउन है, प्रपोज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन के बारे में बता रहा है। कौन सा ट्रांसफर? प्रपोज्ड ट्रांसफर। हुज आ रहा है, पॉजेसिव है, वो बता रहा, रिलेट कर रहा है, इनका ट्रांसफर, इस जज का ट्रांसफर। वो स्ट्रांगली अपोज किया गया था, बहुत कड़े शब्दों में, मतलब कहें कि बहुत कड़ाई से इसकी विरोध किया गया था। किसके द्वारा? इस बार के द्वारा, उस राज्य के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए, लॉयर्स टुक अप द इशू। टेकअप का मतलब होता है अपने हाथ में लेना या कोई चीज को शुरू करना। तो लॉयर्स ने ये मुद्दा अपने हाथ में ले लिया इन सपोर्ट ऑफ द जस्टिस कैरियल। किसके समर्थन में? जस्टिस कैरियल के समर्थन में। एज वेल एज जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी, साथ में इस जज का भी मुद्दा अपने हाथ में ले लिया। ये कहाँ के थे? तेलंगाना हाई कोर्ट के। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेट विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार, और जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, वो बार के प्रतिनिधि जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मिले फ्रॉम बोथ स्टेट, दोनों राज्यों से। दोनों राज्य कौन कौन से? एक तो गुजरात और एक तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना राज्य की बात है। लॉयर्स की वर्ब है वो टुकअप है, टेकअप का मतलब अपने हाथ में लेना, ठीक है। चीफ जस्टिस है, इसकी वर्ब है मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म करेंगे तो बनेगी मेट, और थर्ड फॉर्म करोगे तो बनेगी मेट, मीट मेट मेट, ठीक है। तो लॉयर्स जो हैं उन्होंने मुद्दा हाथ में लिया। कौन सा मुद्दा? जस्टिस कैरियल के सपोर्ट का मुद्दा। साथ में उन्होंने ए अभिषेक रेड्डी का भी सपोर्ट किया, तेलंगाना हाई कोर्ट के जज हैं, और चीफ जस्टिस दोनों से मिले। मतलब किससे मिले? बार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे, फ्रॉम बोथ स्टेट, दोनों राज्यों के, ठीक है। फिर कह रहा है यट द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस कैरियल अलोन डिड नॉट मटेरियलाइज। मटेरियलाइज जो है इसका मतलब होता है अकर या हैपन। क्या मतलब होता है? अकर या हैपन, घटित होना। तो कह रहा है कि फिर भी यट जो है वो विरोधाभासी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, दो विपरीत क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। तो कह रहा है फिर भी जो ट्रांसफर है जस्टिस कैरियल का, अलोन मतलब केवल इन्हीं का ट्रांसफर नहीं हुआ, और का हो गया। वाइल द ट्रांसफर ऑफ द जजेस वर नोटिफाइड, बल्कि जो बाकी जो ट्रांसफर थे जजेस के, वो सब नोटिफाई किए गए, अधिसूचित किए गए, इन पर ध्यान दिया गया, बाकी इन्हीं का ट्रांसफर नहीं किया गया।
सब्जेक्ट है ट्रांसफर, वर्ब है डिड मटीरियलाइज, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, मतलब निगेट करने के लिए, सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए आता है। मटीरियलाइज है वो वर्ब की बेस फॉर्म है, V0 फॉर्म है, डिड के साथ में V0 ही आता है, याद रखेंगे। डू, डज और डिड इनके साथ में बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफर्स है वर्ब है इसकी, वर नोटिफाइड ये पैसिव है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। अच्छा, बी के साथ थर्ड फॉर्म बार बार बोलता रहता हूं मैं, ये आपको ध्यान देना है, जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए। बी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इज एम आर होती है, बी की सेकेंड फॉर्म है वो वॉज वर होती है, फिर बी की थर्ड फॉर्म है वो होती है बीन, ठीक है। बी का आईएनजी फॉर्म है वो होता है बीइंग, और बी जो है वो खुद V0 फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो ये कुल मिला के 8 प्रकार होते हैं बी के, ये ध्यान रखेंगे। इनके साथ में थर्ड फॉर्म जब कभी भी होगी तो पैसिव कहलाएगा। एक बात और काम की ये है कि अदर के बाद में नाउन है वो प्लूरल आती है ना, याद रखिएगा। जबकि इसके स्थान पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदर के साथ में नाउन आती है वो प्लूरल, या फिर मैं इसको ऐसे मानूँ कि प्लूरल नाउन के पहले अदर आता है, डिटर्मिनर है वैसे ये। और अगर अनदर दे रखा है आपको तो अनदर के साथ नाउन आती है सिंगुलर, या फिर यूँ कहें कि सिंगुलर नाउन है तो अनदर का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों ही जेनरिक रेफरेंस में हैं, मतलब जो सामान्य बात आप करोगे, कोई विशेष बात नहीं करोगे, जहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होगा वहाँ की बात है। एक तीसरा होता है द अदर, इसके साथ में आप नाउन सिंगुलर भी लगा सकते हो और इसके साथ में नाउन प्लूरल भी लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये स्पेसिफिक रेफरेंस की बात है। जब विशेष हो, जब निश्चित हो, जब पता हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे द अदर का। नहीं पता हो तो यूज़ किसका करेंगे, अदर या अनदर का। ये खास बात है, ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, इफ रिपोर्ट्स दैट द गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वॉज अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग ट्रांसफर ऑफ जस्टिस कैरियर आर करेक्ट। यदि रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स की वर्ब है आर करेक्ट, यदि रिपोर्ट्स सच हैं। कौन सी रिपोर्ट्स? की गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इनके बारे में नहीं पता था इनको, किस बारे में, जस्टिस कैरियल के ट्रांसफर के बारे में। तो इट बोर्ड्स इल, तो ये तो एक अशुभ संकेत है फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ द ट्रांसफर प्रपोजल्स। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी, मतलब सार्थकता कह दीजिए या फिर लीगलिटी कह दीजिए, ठीक है। और इम्पेंडिंग जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है इमिनेंट, जो घटित होने ही वाला होता है। इमिनेंट कहें या आम बोलचाल की भाषा में इसको कहेंगे अबाउट टू हैपन, जो घटित होने ही वाला हो, अबाउट टू हैपन, ये यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक काम की बात इसमें, बोर्ड इल, ये बोर्ड के साथ में वेल भी लगता है, बोर्ड के साथ में इल भी लगता है। बोर्ड इल का मतलब होता है इनऑस्पिशियस होना, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ होना। अगर बोर्ड वेल होता तो शुभ होना, ये कह सकते हो। ये बैड ओमेन है एक प्रकार से, इसको आप और क्या कह सकते हो, बैड ओमेन कह सकते हो, अशुभ संकेत कह सकते हो। तो सब्जेक्ट है रिपोर्ट्स, वर्ब है आर करेक्ट, सब्जेक्ट है चीफ जस्टिस, वर्ब है वॉज, अनअवेयर एडजेक्टिव है। अवेयर या अनअवेयर के साथ में ऑव लगाते हैं, अवेयर के साथ में ऑव लगता है, किसकी जानकारी है। अनअवेयर लगाओगे तो किसकी जानकारी नहीं है, ऑव लगेगा। तो कह रहा है कि यदि ये रिपोर्ट सच हैं, क्या रिपोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं, गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको इनके ट्रांसफ़र के बारे में पता नहीं था, और अगर ये रिपोर्ट सच हैं तो ये तो जो ट्रांसफ़र के प्रपोजल्स हैं, ट्रांसफ़र के जो प्रस्ताव हैं, उनके लिए, उनकी लेजिटिमेसी को लेकर ये तो अशुभ संकेत है, बुरा संकेत है, सही संकेत नहीं है। इट की वर्ब है बोर्ड्स, ठीक है। इल यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, नो गुड मैसेज इज बीइंग सेट, कोई भी अच्छा संदेश नहीं भेजा जा रहा है। इफ इट इज परसीव, परसीव का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, या परसीव का मतलब होता है नोटिस करना। तो ऑब्जर्व या नोटिस करने को बोलते हैं परसीव, ठीक है। ऑब्जर्व या नोटिस को बोलते हैं परसीव। मतलब इसको यूं कह दो आप कि जैसे हम यूं कहें कि कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड करना, या आपने कोई चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मतलब उस चीज़ को इस तरीके से लिया है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से किसी को कैसे समझा है, उसको बोलते हैं परसीव करना। तो कोई भी अच्छा संदेश नहीं भेजा जा रहा है। इफ़ इट इज़ परसीव्ड, यदि ऐसा मान लिया जाता है कि कॉलेजियम हीड्स की, जो कॉलेजियम है, जो ग्रुप है जजेस का, हीड्स, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। यदि वो ध्यान देता है, यदि कॉलेजियम ध्यान दे, किस पर, द डिमांड, मांग पर। मांग कौन सी? जो लॉयर्स के एक ग्रुप है उसके द्वारा जो मांग है उसको तो स्वीकार करता है, बल्कि दूसरी तरफ अगर देखें तो इग्नोर करता है दूसरे ग्रुप की डिमांड को। एक बार समझना, नो गुड मैसेज, मैसेज यहाँ पे नाउन है,
गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नो यहाँ डिटर्मिनर है, याद रखिएगा नो डिटर्मिनर ही होता है, और नॉट होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। और डिटर्मिनर की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में वो सबसे पहले ही होती है ना, पहले डिटर्मिनर आता है, फिर एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। यहाँ एडवर्ब तो था नहीं तो एडजेक्टिव लगा रखा है। इट की वर्ब है वो इज है, और कॉलेजियम की वर्ब है वो हीड्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कोई अच्छा संदेश तो जा नहीं रहा अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो कॉलेजियम है, चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस का जो समूह है, वो लॉयर्स की एक ग्रुप की जो डिमांड तो सुन रहा है और दूसरे ग्रुप की डिमांड को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा संदेश नहीं है। मैंने अभी कहा था कि अनदर के साथ नाउन सिंगुलर आती है, तो देख सकते हैं आप ग्रुप यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले अनदर का प्रयोग है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑफ जजेस में बी नीडेड। अब कह रहा है जजेस का ट्रांसफर जो है उसमें हो सकता है कि आवश्यकता पड़े, क्या आवश्यकता पड़े, फॉर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, कि जजेस का ट्रांसफर इसलिए होता हो कि आज जो जज कोई प्रतिभावान जज है उसका किसी और हिस्से में ट्रांसफर हो रहा है देश के, तो वहां पे भी उनकी सेवाएं मिले, ठीक है ना, टैलेंट का एक्सचेंज हो जाए पूरे देश भर में, अक्रॉस का मतलब पूरा देश भर की बात है। एंड टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ लोकल क्लिक्स, और इसलिए भी होता है कि स्थानीय स्तर पर जुडिशरी के अंदर लोकल जो लोग हैं वो ना आ जाएं। अगर लोकल लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो देखिए सीधी सी बात है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार भी होगा, वहाँ भेदभाव होगा, ये सब होता है, पता ही है आपको। तो इसलिए ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर की वर्ब है वो मे बी नीडेड, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। और याद रखेंगे कि मॉडल का जब पैसिव बनाते हो, मॉडल कोई भी हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, इनका पैसिव जब भी बनाओगे तो याद रखना ये है कि पैसिव मॉडल का बी का लगा के बनता है, और थर्ड फॉर्म तो आनी ही पैसिव है। अच्छा, क्लिक क्या होता है? क्लिक जो होता है इसका मतलब होता है कबाल, या फिर कहेंगे कोटरी, या फिर कहेंगे फैक्शन। तो गुट या दल, हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो कहेंगे गुट या फिर कहेंगे दल, ये होता है क्या, क्लिक। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जजेस के जो ट्रांसफर हैं हो सकता है कि उसकी आवश्यकता पड़ती हो, किसके लिए, ताकि पूरे देश में टैलेंट का एक्सचेंज कर सकें, और दूसरा किसके लिए, ताकि इमरजेंस का मतलब कोई चीज़ उभर कर आए। कहीं ऐसा ना हो कि न्यायपालिका में स्थानीय लोग ही भर्ती हो जाएं, मतलब एक क्षेत्र विशेष के लोग ही वहाँ पर सेवा दे रहे हो, इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है। हाउएवर, हालांकि द पावर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ ऑलवेज बीन सीन, जो पावर है ट्रांसफ़र की उसको हमेशा ही देखा गया है एज ए पॉसिबल थ्रेट, कि ये खतरा है, किसके लिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। थ्रेट का मतलब खतरा है, और थ्रेट किसके लिए है उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। थ्रेट का मतलब खतरा है, और थ्रेट जिसके लिए भी हो उससे पहले क्या लगाएंगे, टू लगाना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो हालांकि जो पावर है, पावर की वर्ब है हैज़ बीन सीन, पैसिव वॉइस है, ऑलवेज है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उन शब्दों को कहिए जो हाउ ऑफन का आंसर हो, ठीक है ना, तो ये हाउ ऑफन का आंसर है, इसलिए एडवर्ब है। फिर देखिए इवन अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, इवन है वो एडवर्ब होता है, और ये उस शब्द के ठीक पहले आता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है, जोर देना होता है। तो ये कह रहा है उस स्थिति में भी, किस स्थिति में, कॉलेजियम सिस्टम में भी। सिस्टम क्या है बता ही दिया मैंने। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट की वर्ब सीम्स है। इट इज डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होता है। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है डिसमिस करना, डिस्पेल का मतलब है खारिज करना, ठीक है। वैसे दूर भगाने को बोलते हैं डिस्पेल, यहाँ पे इसका मतलब डिसमिस करना है, खारिज करना है। तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि इस इंप्रेशन को भी आप खारिज नहीं कर सकते। द थ्रेट ऑफ ट्रांसफर, कि जो खतरा है किसका, ट्रांसफर का। अब आप कहोगे सर अभी तो बताया कि थ्रेट के साथ में टू लग गया, अभी लग गया ओ, ये क्या कारण है? तो थ्रेट किसको है, खतरा किस चीज के लिए है, वहां पे टू लगेगा। अब खतरा है किसका, इसलिए ओव लग रहा है। तो खतरा जो है ट्रांसफर का वो हैंग ओवर, मतलब मंडराता रहता है हर जज के हेड पर, हर जज के सिर पर। तो कह रहा है कि यहां तक कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर भी ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कि इस इंप्रेशन को तो आप दूर कर ही नहीं सकते, इस इंप्रेशन को तो खारिज कर ही नहीं सकते कि खतरा जो ट्रांसफर का है वो तो हर जज के सिर पर मंडराता रहता है। हैंग है ये लटकना है, ठीक है। हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना भी होता है। तो हैंग की जो वर्ब्स होती है ना, हैंग की सेकेंड फॉर्म एक तो हैंग्ड होती है और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है। इसका मतलब तो होता है फांसी पर लटकाना। और एक वर्ब होती है हैंग, और सेकेंड फॉर्म करते हो हंग, और थर्ड फॉर्म करते हो हंग। ये होता है लटकना या लटकाना, ठीक है। ये फांसी पर चढ़ाना होता है हैंग्ड हैंग्ड, और ये लटकना या लटकाना होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला लटकना है, फांसी पर चढ़ाना नहीं है। तो इसकी अगर वर्ब्स यूज की जाएगी तो नीचे वाले के हिसाब से यूज की जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम प्रोसीजर क्या होता है? ये एक प्रकार से
कायदे कानून होते हैं, किस प्रकार का तरीका है ना, इज क्लियर। तो अगर ये मेमोरेंडम प्रोसीजर पूरा ही सब्जेक्ट होना चाहिए, MOP कहते हैं इसको शॉर्ट में, ऐसे लिखते हैं इसको MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो कौन से तौर तरीके हैं, यदि वो क्लियर है, जिसकी वर्ब है दैट अ जज कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, कंसेंट का मतलब है सहमति, अग्रीमेंट। तो ये कह रहा है कि अगर मेमोरेंडम प्रोसीजर जो क्लियर है कि जज की जो स्वीकृति है वो जरूरी नहीं है टू इफेक्ट ए ट्रांसफर, किसके लिए, एक ट्रांसफर को कोज करने के लिए। इफेक्ट का बताया मैंने, क्रिया के रूप में हो तो इसका मतलब होता है कोज करना या ब्रिंग अबाउट करना, ठीक है। तो कह रहा है मेमोरेंडम प्रोसीजर क्लियर है क्या, कि जज की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसफर के लिए। द करंट नॉर्म, नॉर्म का मतलब नियम, कानून, वर्तमान में जो नियम है वो क्या है, इज इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। ऑल ट्रांसफर्स ऑट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि जितने भी ट्रांसफर हो वो पब्लिक हित में होने चाहिए। दैट इज का मतलब है अर्थात। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसलिए होना चाहिए कि आप जस्टिस का अच्छे से मतलब अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, अच्छा प्रशासन चले थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में, इसलिए होना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो सेज, इसमें यह भी कहा गया है, इट की वर्ब सेज है, द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द जज, कि जज के कोई व्यक्तिगत मुद्दे हैं, इंक्लूडिंग हिज प्रेफरेंस ऑफ प्लेसेज, जैसे जज कह दे कि साहब मुझे तो ट्रांसफर मेरे पसंद के स्थान पर चाहिए, प्रेफरेंस का मतलब पसंद, शुड इनवेरिएबली बी टेकन इनटू अकाउंट। तो कह रहा है इसमें यह भी कहा गया है कि पर्सनल फैक्टर्स जो हैं जज के, जिसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें शामिल है कि उसके पसंद के स्थान पर ट्रांसफर, इसको भी इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। और टेकन इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज है, टेक इनटू अकाउंट, इसका मतलब होता है कंसीडर, इसको हमेशा ही क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इट की वर्ब तो सेज हो गई, और पर्सनल फैक्टर्स की वर्ब है वो शुड बी टेकन, पैसिव वॉइस हो गया, इनवेरिएबली एडवर्ब हो गया, टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज है। तो ये बात भी मतलब ध्यान देना चाहिए कि जज कौन सी पसंद की जगह चुनना चाहता है, वो भी इस ट्रांसफर वाले मुद्दे में ये भी विशेष बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा नो वन नोज, कोई नहीं जानता, नो वन की वर्ब नोज है। इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, क्या चीज, कि यदि ये आवश्यकताएं जो हैं, क्या ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इन ईच केस, हर केस में, तो कोई नहीं जानता कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती भी हैं कि नहीं। ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के मतलब आर के साथ थर्ड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। वाई ए प्यूनी जज, प्यूनी क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन प्यूनी है, PUISNE, इसका मतलब होता है कोई भी सुपीरियर कोर्ट का जज, है ना, जो चीफ जस्टिस से रैंक में कम होता है। चीफ जस्टिस की जो रैंक है ना, उससे नीचे होता है, सुपीरियर कोर्ट का जज होता है। ये यूके में ऐसी व्यवस्था है, उसको बोलते हैं प्यूनी जज। तो क्यों एक प्यूनी जज जो है उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए अन्य स्टेट में बिना चीफ जस्टिस बनाए, इज सेल्डम अनएक्सप्लेन्ड। ये बात जो है इसका एक्सप्लेनेशन कभी मिलता ही नहीं है। सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेल्डम का मतलब कभी कभार को बोलते हैं, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो प्यूनी जज, इसकी वर्ब तो है शुड बी शिफ्टेड, शिफ्ट कहाँ करना उसके लिए टू है। तो क्यों एक प्यूनी जज को शिफ्ट किया जाना चाहिए अन्य स्टेट में बिना उसको चीफ जस्टिस बनाए, है ना। भी चीफ जस्टिस बना के भेज रहे हो तो ठीक है, बिना इस रैंक पर प्रमोट किए भेज रहे हो। मैंने कहा कि प्यूनी जज कौन होता है, जो सुपीरियर कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस से नीचे की रैंक का जज होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, तो ये बात तो कभी एक्सप्लेन हुई नहीं है, यूं कह सकते हो। तो ये पूरी जो कहानी है वाई से लेकर और यहां तक, इस पूरे के लिए इज लगा रखा है इसने। यूजुअली, सामान्यतया, ये भी एडवर्ब है। अस इट सेट्स ऑफ, सेट ऑफ का मतलब स्टार्ट करना है, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, शुरू करना। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस, अटकल, अनुमान। इसे कंजक्चर भी कह सकते हो, कंजक्चर, ठीक है। तो कह रहा है कि सामान्यतया ये एक अटकल या हवा, मतलब एक अनुमान को हवा देता है। दैट द रीजंस आर ईदर एलिगेशंस, या तो कारण ये होता है कि आरोप लगा रखे हों जज के खिलाफ, या फिर डिस्कम्फीचर। डिस्कम्फीचर का मतलब होता है अनईजीनेस, बेचैनी, अनईजीनेस। या फिर डिस्कम्फीचर होता है कि उसके जुडिशियल ऑर्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हों, ऐसा हो सकता है भी। क्यों ऐसा होता है कि क्यों प्यूनी जज को बिना चीफ जस्टिस बनाए अन्य राज्य में उसका ट्रांसफर होता है, उसका कारण बताया है कि क्या तो कारण ये है कि उसके खिलाफ कोई आरोप लगा रखा हो, या फिर ऐसा हो कि उसके जो न्यायिक आदेश हैं उससे जो गवर्नमेंट सत्ता में है
उसको प्रॉब्लम हो रही हो, इस कारण ट्रांसफ़र करवा दिया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इट की वर्ब सेट्स ऑफ है, जुडिशियल ऑर्डर्स की वर्ब आर कोजिंग है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ द एक्चुअल रीजन, अब कह रहा है वास्तविक कारण जो है उसको डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज का मतलब सामने लेकर आना, रिवील करना। तो वास्तविक कारण का डिस्क्लोजर जो है मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, वो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको वास्तविक कारण बताया ही जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डिस्क्लोजर की वर्ब है वो मे बी, ये वर्ब है। हाउएवर, हालांकि, इट हार्डली नीड्स, इसमें आवश्यकता एक्चुअली पड़ती ही नहीं है। हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इट डज नॉट नीड, इसमें आवश्यकता पड़ती ही नहीं है टू बी स्ट्रेस्ड, इस बात पर जोर देने की, दैट ट्रांसफर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्यूनिटिव स्टेप। प्यूनिटिव का मतलब होता है, प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशेबल, दंडित करने योग्य, एडजेक्टिव है ये, इसीलिए स्टेप आगे नाउन दे रखा है, इसका मॉडिफायर बन रहा है प्यूनिटिव। तो कह रहा है कि हालांकि इस बात में ज़रूरत नहीं है इस बात पे जोर देने की ट्रांसफ़र जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दंडात्मक कदम के रूप में, कि आप ट्रांसफ़र इसलिए करो कि आप किसी को पनिश करना चाहते हो, इस रूप में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। द टाइम मे हैव कम, हो सकता है कि समय आ गया हो। मे बताता है संभावना, और जब किसी मॉडल के साथ में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो परफेक्टिव बन जाता है मॉडल। तो हो सकता है कि ऐसा समय आ गया हो फॉर ए कंप्लीट रिव्यू, कि पूरी तरीके से पुनरावलोकन किया जाए ऑफ द प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस, कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किस प्रकार के नियम प्रावधान से होता है, कैसे प्रोविजंस उसमें चाहिए होते हैं, उसका कंप्लीट रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा समय शायद आ चुका है। ये था आज के सेशन में। आज के सेशन में मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए, थोड़ा लेट हो गया था सेशन बनाने में ही, काफ़ी व्यस्तता थी इस कारण से, और कल भी सेशन नहीं आया था, तबीयत खराब थी। अब कल आपको ठीक 5 बजे जो सेशन मिलेगा उसमें क्विजेस भी मिलेंगे, एप्लीकेशन के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, और बाकी हम 5 बजे शाम को यूट्यूब पर मिलते ही हैं। सुबह जल्दी सेशन मिल जाता है आपको एप्लीकेशन पर, और पीडीएफ मिलता है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या डिफरेंस है यूट्यूब और एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स को जल्दी एक्सेस मिलता है, जो मैंने पढ़ाया है ये हूबहू पीडीएफ उनको मिलती है विद वोकैबलरी, वोकैबलरी में उनको मिलता है एग्जाम्पल सेंटेंसेज। आपको भी पीडीएफ मिलता है यूट्यूब पर, लेकिन वो टेलीग्राम के माध्यम से मिलता है, उसमें एग्जाम्पल सेंटेंसेस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़े मोटे डिफरेंस हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं, वो क्वेश्चंस यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए नहीं होते हैं, तो ये कुछ डिफरेंस हैं। तो आप पूछते हैं, उनका जवाब ये है। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे यूट्यूब पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।